Good morning, students. Today I am going to discuss with you the multiple choice questions of chapter 6 of part B. यानी अकॉर्डिंगली हम क्लब कर दें सभी चैप्टर्स को तो ये चैप्टर 15 बनता है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर 6 है जो आपके अभी मंथली टेस्ट में भी आना है उसके एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. और ये जो पेपर है आपका टेस्ट होना है जो वेडनेसडे को टेस्ट है. दिस टेस्ट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का आपका टेस्ट चाहिए. गूगल फॉर्म पे होगा टेस्ट. ये इसकी टाइम लिमिट आपको 25 मिनट्स दूंगी मैं. तो 25 मिनट्स में आपको टेस्ट सबमिट कराना है. उसके बाद टेस्ट ये आपका वहाँ पर अपीयर नहीं होगा. तो आपने 25 मिनट्स के अंदर ही जो टेस्ट को जो है सबमिट करवा देना है. और ये टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है. अर्लियर वी सेंड यू द मैसेज कि इसके जो मार्क्स हैं आपके इंटरनल असेसमेंट, जब बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट होती है तो उसमें मार्क्स ऐड होंगे. तो जितने भी टेस्ट है टेक इट सीरियसली. तो सभी सब्जेक्ट के टेस्ट आपको देने हैं, कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दीज एमसीक्यूज. आपके जो टेस्ट में एमसीक्यूज भी आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज किस बेस पे आएंगे कि उसमें क्वेश्चंस गिवन होंगे और आंसर्स के चॉइसेस होंगे चार चार. कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी एमसीक्यूज में ही आएगा. तो आपको ये एमसीक्यूज सोल्व करके देखनी होंगे तभी आंसर्स आप फाइंड आउट कर पाओगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये एमसीक्यूज आपकी बुक के बैक जो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैक एक्सरसाइज पे दिए हुए हैं, उनके आंसर्स जो है बुक के सबसे एंड में दिए हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ. यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट मंथली होती है, शॉर्ट रेंज के लिए बनती है. तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट रेंज. तो सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कैश. यानी कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी कैश कहाँ से आ रहा है. यानी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक पे तो जा रहा है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. यानी कैश विड्रॉन और डिपॉजिट इनटू बैंक ये नो सोर्स है. यानी एक कैश और बैंक जो है कैश इक्विवेलेंट है. तो इसका बिजनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ये आंसर टेली करने का काम आता है. तो सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी क्या है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. यानी इनको बेचने से या पैसा इन्वेस्ट करने से तो कोई भी कैश एंड कैश जो कैश फ्लो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. तो द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 8,000. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश. कौन सा सोर्स ऑफ कैश नहीं है, जिससे पैसा नहीं आता. दैट इज कौन सा बनेगा, परचेज ऑफ मशीनरी. इससे पैसा जा रहा है, बाकी सबसे पैसा आ रहा है, इससे पैसा जा रहा है. तो दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश. सोर्स ऑफ कैश मीन्स कैश आ रहा है आपके पास. ठीक है, कैश इनफ्लो भी बोल देते हैं इसे. फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश. कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, यानी कैश यूज कहाँ नहीं हो रहा. तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन डेटर्स. यानी किस में एप्लीकेशन नहीं हो रही. यानी सब में. जैसे इंक्रीज इन डेटर्स का मतलब क्या है, डेटर्स बढ़ रहे हैं. तो मतलब इसमें क्या मतलब है, डेटर्स का इंक्रीज होने का मतलब क्या है. डेटर्स का इंक्रीज होने का मतलब है कि आपने उस पर्सन से पैसा लेना है. ठीक है, आपका पैसा यूज नहीं हुआ. इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है, इसमें भी कैश जो इनफ्लो हो रहा है. और यानी द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन बिल्स पेबल. बिल्स पेबल क्या होता है कि जब आपने किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो अभी आपने उधार में, इसका मतलब आपने क्रेडिट में सामान खरीदा, अभी आपने पैसा दिया नहीं है, तो इसमें नोट एप्लीकेशन ऑफ कैश आएगा इसका आंसर. नो नेक्स्ट, इसी तरह से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे 7th क्वेश्चन ले लेते हैं. व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट में क्या ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो एडजस्टमेंट भी जाता है. इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये आपका वहां पर ऐड हो जाएगा. रिफंड ऑफ टैक्स वो माइनस होता है, बट इन्होंने ऐड का पूछा तो ऐड क्या होता है, सिर्फ एक ही आंसर है, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व्स. इसी तरह से थ्योरी के क्वेश्चंस आपके. ये 11th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. कौन सा इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट्स. दिस इज करेक्ट आंसर. सेकंड, इट रिकंसाइल एंडिंग कैश बैलेंस विद द बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस. ये तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का है, तो हम BRS थोड़ी ना बना रहे. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. उसने पूछा ना कौन सा इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट. ये वाला आंसर बनेगा. नाउ इसी तरह से 12th है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू.
किसके अकॉर्डिंग कैश आ रहा है, यानी ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, ये तो है ही है, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इनफ्लोज आउटफ्लो, यानी करेक्ट आंसर इज कैश फ्लो में क्या आता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये थ्योरी के क्वेश्चन है सारे, जैसे 17 क्वेश्चन है। एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सब क्वेश्चंस आपकी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर कैश फ्लो में। तो उसमें कौन सा एग्जांपल है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो एग्जांपल इसमें कौन सा बनेगा, यानी कैश फ्लो फ्रॉम, यानी इन्वेस्टिंग में कैश कहाँ से आ रहा है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये तो नहीं है, कमीशन रिसीव्ड भी नहीं है, पेमेंट ऑफ कैश और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ फिक्स्ड एसेट आती है और इन्वेस्टमेंट आती है, तो फिक्स्ड एसेट की ट्रांजेक्शन उसी में आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नाउ क्वेश्चन 21, इसमें ये देखो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस तरह से प्रैक्टिकल ही आएंगे आपके और थ्योरी बेस्ड भी आएंगे, दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो इफ 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख वो रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल है, तो ये 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल का मतलब है उन शेयर्स के ऊपर 6% के हिसाब से डिविडेंड देंगे, लेकिन वह रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम पे रिडीम हुए, तो वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करोगे कैलकुलेट इसको, यानी इसमें जो डिविडेंड है, डिविडेंड आपने कहाँ लिखाना है कि कैश फ्लो पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो यानी शेयर कैपिटल रिडीम्ड है ना, ये कितना आपका आ रहा है 2,12,000 है, क्या पहले मैं सारी ऑप्शंस पढ़ देती हूँ फिर बताती हूँ आंसर क्या है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो जो रिडीम्ड है ये तो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी शेयर कैपिटल एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी, तो ये शेयर कैपिटल यानी जितना भी आपका शेयर होल्डर्स फंड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, वो फाइनेंसिंग में जाएगा, तो इसका आंसर एक तो फाइनेंसिंग ही होना चाहिए। कैश यूज्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जब भी आप शेयर्स को रिडीम करते 2 लाख तो वो हो गए बेटा, और प्रीमियम पे रिडीम करिए 2 लाख के बदले में 5% कितना हो गया 10,000 ऐड करोगे, तो कितना हो गया, यानी आपका 2,10,000 रिडीम होगा, यानी 2,10,000 आपका फाइनेंसिंग में पेमेंट में दिखाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज सी। तो इस तरह से पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन 22, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर एंड 48,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, देन वाइल, यानी इसमें क्या है, गुडविल बिगिनिंग तो 40 है और एंड वाली 48 है, तो यानी जो है गुडविल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज कहाँ जाती है आपकी इन्वेस्टिंग में जाती है, तो इंक्रीज गुडविल हमेशा इन्वेस्टिंग में जाती है, और डिक्रीज वाली जो रिटर्न ऑफ होती है वो ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट में ऐड होती है, तो ये 8,000 इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी, और जो गुडविल रिड्यूस होती है यानी रिटर्न ऑफ होती है वो आपकी ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट में ऐड हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 क्या है, फाइन गारमेंट्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, यानी कौन से बिजनेस में एंगेज्ड है, रेडीमेड गारमेंट्स के। द कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख की मशीनरी परचेज की, अब मशीनरी किस लिए परचेज की, मशीनरी किस लिए परचेज की, फॉर यूज, फॉर द यूज इन पैकेजिंग ऑफ सच गारमेंट्स, तो कैश फ्लो ड्यू टू परचेज ऑफ मशीनरी विल बी कैश फ्लो फ्रॉम, यानी कौन सी एक्टिविटी होगी, यानी कौन सी एक्टिविटी बनेगी, नेचुरल है कि जब भी कोई गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है तो गारमेंट्स के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है दैट इज एसेट, तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट 25th, A Limited engaged in the business of retailing of two wheelers, invested rupees, यानी बिजनेस किसका है, टू व्हीलर्स का, and invested ₹50 lakh in the shares of manufacturing company, और उसने पैसा का इन्वेस्ट किया जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स में, तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट विल बी, तो डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा इसका,
नेचुरली कि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट से जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से एक ही वाला क्वेश्चन 27, हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों आइटम्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगी, कि दोनों ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। और परचेज ऑफ गुडविल कहाँ जाएगा आपका, इन्वेस्टिंग में जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन that is 32. Mention the net amount of source or use of cash when a fixed asset having book value of rupees 15,000 is sold at a loss of rupees 5,000। यानी 15,000 की फिक्स्ड एसेट है, बुक वैल्यू है, उसे लॉस पे सेल किया, 5,000 जो लॉस था। तो इसमें कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, यानी आपने 15,000 वाली 5,000 में सेल की लॉस पे, तो आपका इसका जो कितना पैसा आ रहा है, कैश कितना, तो उसे एक्टिविटी नहीं पूछी कि कौन सी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसी से ये पूछा कि सोर्स क्या है और यूज क्या है। तो 15,000 के बदले में 5,000 लॉस हो रहा है, तो 10,000 तो आ ही रहा है ना, तो 10,000 जो इनफ्लो है दैट इज सोर्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो डिविडेंड पेड 33 क्वेश्चन, किसी भी टाइप की कंपनी चाहे ट्रेडिंग हो चाहे नॉन ट्रेडिंग हो, तो सबके लिए क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ 34, a company receives a dividend of rupees 2 lakh on its investment in other companies share। यानी कंपनी क्या करती है, अपने 2 लाख जो शेयर जो इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख रुपीस की, उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव कर रही है। अब डिविडेंड रिसीव करी तो कौन सी एक्टिविटी, जब इन्वेस्ट करेगी तो कौन सी। अब कंपनी का काम क्या था, कंपनी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज शेयर। दूसरी कंपनी के शेयर्स में, जब कोई भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रही है, तो इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी होगी, ये देखते हैं कंपनी कौन सी। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, अब फाइनेंस कंपनी का काम ही क्या है, डिविडेंड लेना और देना, तो उसके लिए डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड दोनों ही कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग। तो अगर नॉन फाइनेंस कंपनी होगी तो फिर ये इन्वेस्टिंग आंसर आ जाएगा। अगर फाइनेंस कंपनी के लिए बिजनेस ही उसका वही है, ऑपरेशन ही वही है, तो दिस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, a mutual fund company receives a dividend of rupees 20 lakh on its investments। ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसको 20 लाख का डिविडेंड मिला। यानी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी होती है, फाइनेंस कंपनी। और फाइनेंस कंपनी को जो भी डिविडेंड रिसीव्ड होता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उसका बिजनेस ही वही है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। जो कैश इक्विवेलेंट कौन से होते हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं जल्दी से विद इन कैश। जितने भी शॉर्ट टर्म यानी कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल्स है, कॉल मनी है। ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, आपका चैप्टर जो है 10 आएगा, उसमें आएंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या है, बैंक डिपॉजिट, यस, बैंक बैलेंस 2 मंथ्स जो भी है, कमर्शियल पेपर भी कैश इक्विवेलेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल आल्सो, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एंड टुडे, और ये जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस है ये भी रिवाइज करना, और साथ में आपने जो फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, वो भी आपने रिवाइज करने हैं। तो मंथली टेस्ट के लिए इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना कंपल्सरी है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, ट्रू फॉल्स भी आएंगे, फिलअप्स भी आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।